हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। ये आपके सोशल स्टडीज़ के 16th लेसन इंडिया विंस फ्रीडम का सेकंड वीडियो है। आशा करता हूँ कि फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा और वो आपने समझा होगा अच्छे से। तो ये फर्स्ट वीडियो था, देखिए, एक बार एक नज़र डालिए और रिवाइज करिए। ये साउथ अफ्रीका के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था इस पैसेज में। फिर गांधी जी इंडिया लौटे और उन्होंने क्या किया वो समझा था यहाँ पर। फिर सत्याग्रह का मतलब समझा था और असली सत्याग्रही कौन है वो हमने समझा था। सत्याग्रह के बाद चंपारण कैंपेन के बारे में पढ़ा था, जो गांधी जी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी इंडिया में। फिर उसी पॉइंट में रौलट एक्ट के बारे में बताया गया था। फिर यहाँ पर जालियनवाला बाग मैसाकर के बारे में इस पैसेज में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने चलाई थी खिलाफत मूवमेंट और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी हम न्यू पॉइंट्स सीखने जा रहे हैं इस लेसन के। तो चलिए, आज के वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है साइमन कमीशन। ओके, कमीशन मतलब कुछ ऑफिसर्स का ग्रुप या कुछ मतलब एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप, और उस ग्रुप के जो लीडर थे वो उनका नाम था साइमन, इसलिए उस ग्रुप को साइमन कमीशन नाम था। मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कौन से वर्ड को मैं क्या रीड करता हूँ, ये याद रखिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखो, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चलाने के लिए अपने कानून में मतलब कानून में कुछ बदलाव किए थे, कुछ सुधार किए थे। तो वही जो सुधार है, सुधार के साथ वो इम्प्रूवमेंट के साथ गवर्नमेंट कैसी चल रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ परेशानियां तो नहीं आ रही है, ये चेक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में साइमन के प्रेसिडेंटशिप में एक ग्रुप भेजा था लोगों का, वो देखने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अच्छे से काम कर रहा है या उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, ये देखने के लिए। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वेर यूरोपियंस। इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सभी यूरोपियंस थे, इंग्लैंड के थे, वहाँ पर कोई भी मेंबर इंडिया का नहीं था। द कमीशन केम टू इन्वेस्टिगेट द फेलियर ऑफ द एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स एंड रिकमेंड फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन। कमीशन ने ये निष्कर्ष निकाला कि अभी तक हमने जो इंडिया के गवर्नमेंट में हमने जो सुधार किए थे वो काफ़ी नहीं है, हमें और भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मतलब इंडिया की गवर्नमेंट थी उसमें और भी कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। रिफॉर्म्स मीन्स सुधार। इंडियंस, अब देखो इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था और कमीशन ने ये निष्कर्ष निकाला था कि थोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में थोड़ा और ज़्यादा सख्ती से पेश आना होगा। तो ये दो वजह से, दो रीज़न की वजह से इंडियंस ने
इस कमीशन का विरोध किया। इंडियंस ग्रीटेड द कमीशन बाय होल्डिंग ब्लैक फ्लैग्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट। फिर इंडियंस ने क्या किया, इस कमीशन का विरोध किया और उस कमीशन को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए। जब हम किसी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाते हैं, मतलब किसी का हमें अगर विरोध करना है तो उन्हें काले झंडे दिखाते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब उनके खिलाफ मोर्चे निकाले, आंदोलन निकाले, ऐसे। Wherever the commission went, people raised the slogan साइमन गो बैक। जहाँ जहाँ वो कमीशन जाता था वहाँ वहाँ लोग ऐसे भीड़ करके, मतलब ऐसे जमा होके उसको साइमन गो बैक का फ्लैग, मतलब ऐसे बोर्ड दिखाते थे कि आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, मतलब आप में, आपके कमीशन में कोई भी हमारा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और आपने जो निष्कर्ष निकाला वो इंडिया पर और ज़्यादा अन्याय करने वाला है। इसलिए लोगों ने इस कमीशन को लौटने के लिए कहा, इंग्लैंड वापस जाने के लिए कहा। नेक्स्ट, इन वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशंस लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड इन अ लाठी चार्ज। ऐसे ही एक डेमोन्स्ट्रेशन निकाला गया था और उसमें पुलिस ने क्या किया था, लाठी चार्ज किया था। और उस डेमोन्स्ट्रेशन में लीडर थे लाला लाजपत राय और उनको उस डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत, मतलब वो घायल हुए थे लाठी चार्ज में। ही डाइड अ फ्यू डेज लेटर, और उसी के कारण कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स सॉट रिवेंज फॉर लाला लाजपत राय's डेथ by killing Saunders, the person responsible for the लाठी चार्ज। फिर अब लाला लाजपत राय इस लाठी चार्ज में, ऐसे ही एक लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भगत सिंह और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर क्या किया, सॉन्डर्स नाम के ऑफिसर की हत्या कर दी, उसका बदला लेने के लिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सॉन्डर्स, जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, उसकी हत्या कर दी। अब एक बार फिर से रीड करते साइमन कमीशन, आप ध्यान रखिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन in November 1927 to examine the working of the Government of India Act 1919. All members of this commission were Europeans. The commission came to investigate the failure of the existing reforms and recommend fresh implementation. Indians greeted the commission by holding black flags and demonstrated against it. Wherever the commission went, people raised the slogan, Simon go back. In one of the demonstrations, Lala Lajpat Rai was badly injured in a lathi charge. He died a few days later मतलब बाद. Bhagat Singh and his friends sought revenge for Lala Lajpat Rai's death by killing Saunders, the person responsible for the लाठी चार्ज। याद रखिए यहाँ पर रिवेंज मतलब बदला, ओके। इंजर्ड मतलब घायल हुए, इंजर्ड, ओके। एग्जिस्टिंग मतलब करंट, अभी के फिलहाल जो चल रहे हैं वो। रिफॉर्म्स मतलब सुधार। अगेन कौन सा वर्ड है, एग्जामिन मतलब उसको चेक करने के लिए,
उस उन रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए, उस एक्ट को चेक करने के लिए कि वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, उसके गुण दोष बताना। एग्जामिन मतलब गुण दोष बताना उसके। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लाहौर कांग्रेस सेशन 1929। सेशन मतलब उनका अधिवेशन होता था। अधिवेशन मतलब सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो एक जगह पर आते थे, लीडर्स, कार्यकर्ता, और वो मीटिंग लेते थे और आगे की लड़ाई कैसी रहेगी वो डिस्कस करते थे, उसे सेशन कहते। ठीक है, तो वो लाहौर में हुआ था। लाहौर में कांग्रेस का सेशन कब हुआ था? 1929 को। याद रखना डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स और घटनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कौन सी घटना कब हुई? अ कांग्रेस सेशन was held at Lahore in December 1929। कांग्रेस का सेशन लाहौर में लिया गया था दिसंबर 1929 में। इन दिस सेशन, अंडर द प्रेसिडेंटशिप of Pandit Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress passed a resolution declaring Purna Swaraj, that is, complete independence, as the goal of the national movement। मतलब इस कांग्रेस के इस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में, मतलब उस सेशन के, लाहौर के सेशन के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबने एक रेजोल्यूशन पास किया, किसका? पूर्ण स्वराज का। मतलब अभी कांग्रेस लड़ेगी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो लड़ेगी तो अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, ऑन 31 December 1929, Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor flag on the bank of river Ravi as a symbol of complete independence। और उन्होंने ये अभी मान लिया था कि अभी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का कानून को नहीं मानेंगे, हम अभी से इंडिपेंडेंट है। और इसका मतलब ये ब्रिटिशों को दिखाने के लिए उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? रावी नदी के किनारे पर 31 दिसंबर 1929 को अपना तिरंगा लहराया था। अभी तक क्या कर रहे थे वो? इंडिया में हर जगह पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फ्लैग था वो लहराया जाता था, लेकिन ये दिखाना था उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखाना था कि अभी से हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आज से आज़ाद है और हम अपना खुद का कानून मानेंगे। इसलिए उन्होंने यही बात उनको बताने के लिए अपना तिरंगा लहराया था। याद रखिए, जब तिरंगा लहराता रहता है, इसका ये मतलब है कि वो कंट्री अभी इंडिपेंडेंट है। अगर किसी अभी हमारा जो हम फ्लैग लहराते हैं, फहराते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी इंडिया किसी की गुलाम नहीं है, हम पर खुद का राज है, खुद की गवर्नमेंट है। The leaders pleaded to the people not to submit to British rule any further। जो लीडर्स थे आज़ादी के, आज़ादी की लड़ाई के जो लीडर्स थे, उन्होंने लोगों को अपील की कि अभी से ब्रिटिश का कानून आप नहीं मानोगे। ओके, मीनिंग्स देखते हैं कुछ वर्ड्स के। वॉज हेल्ड मतलब रखी गई थी या आयोजित की गई थी। रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव। गोल मतलब उद्देश्य, एम।
अनफर्ल्ड मतलब वो लहराते हैं ना झंडा ऐसे, वो पहले बांधा हुआ रहता है, फिर बाद में उसको ऐसे ओपन करते हैं रस्सी खींचकर, वो। देन बैंक मतलब किनारा, यहाँ पर बैंक का मतलब है किनारा। और प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट की, प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट की। और सबमिट मतलब फॉलो करना या मानना। और रूल मतलब कानून या शासन। ओके, अभी एक बार फिर से रीड करते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। A Congress session was held at Lahore in December 1929. In this session, under the presidency of Pandit Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress passed a resolution declaring Purna Swaraj, that is, complete independence, as the goal of the national movement. On 31st December 1929, Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor flag on the bank of River Ravi as a symbol of complete independence. The leaders pleaded to the people not to submit to British rule any further. Now next point is civil disobedience movement. सिविल मतलब बिना कोई हिंसा किए, बिना कोई हिंसा किए, तोड़फोड़, बिना कोई तोड़फोड़ किए। डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञा, जिसे हिंदी में अवज्ञा, ये इसका अगर हिंदी में वर्ड बताओ तो वो समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आप ढूंढ लेना और याद रखना उसका हिंदी में मतलब। डिसोबीडियंस, ओबीडियंस मतलब किसी की बात मानना, और डिसोबीडियंस मतलब किसी की बात नहीं मानना। तो यहाँ पर ये ऐसी मूवमेंट है कि हम सही तरीके से शांति के मार्ग से ब्रिटिशों का कानून तोड़ना है, ऐसी ये मूवमेंट है। देखते हैं अभी। महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, खाली जगह लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपको लिखना है महात्मा गांधी। दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च ऑन 12th मार्च 1930। ये भी एक जीके का पार्ट है। ये दांडी मार्च, याद रखिए, मार्च मतलब यात्रा, मार्च मतलब यात्रा, पैदल चलने की यात्रा, ओके, उसे मार्च कहते हैं। तो ये दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई, ओके। और ये दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12th मार्च 1930 में। ये दांडी मार्च मार्च महीने में ही शुरू हुआ, याद रखना ये बात, 12th मार्च 1930 को। He started his famous march from Sabarmati Ashram along with 78 followers to Dandi, a small village on the Gujarat coast, to break the salt law. और उन्होंने ये दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की? साबरमती आश्रम से, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। फॉलोअर्स मतलब उनका साथ देने वाले लोग। अपने 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से इस दांडी मार्च की शुरुआत की। और वो दांडी क्या था? एक स्मॉल विलेज था गुजरात कोस्ट पर। और ये दांडी मार्च उन्होंने क्यों निकाला था? सॉल्ट लॉ मतलब जो नमक का कानून था उस टाइम ब्रिटिशों ने बनाया था, वो तोड़ने के लिए, वो कानून तोड़ने के लिए। अब ये सॉल्ट लॉ क्या है आगे जानेंगे। द लॉ मतलब कानून। द लॉ बैंड पीपल फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इन देयर होम्स। बैंड मतलब आपको पता होगा BAN, बैन मतलब मना करना, बैन मतलब मना करना, और बैंड उसका पास्ट टेंस है। तो इस कानून ने लोगों को घर में नमक का प्रोडक्शन करने के लिए रोका था, पाबंदी लगाई थी। पीपल वेर फोर्स्ड टू बाय सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश
एट हाई प्राइसेस, और लोगों को ज़बरदस्ती की जाती थी कि कोई भी अपने घर में नमक तैयार नहीं करेगा, हर एक को हम जो ब्रिटिशों के द्वारा जो बनाया गया नमक है वही खरीदना पड़ेगा, और वो भी महंगे दामों में। ऑन 6th April, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने खुद सॉल्ट तैयार किया, और उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कानून था, कोई भी अपने घर में नमक का प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो कानून तोड़ा। मतलब उनका कानून था कोई नमक नहीं बनाएगा, लेकिन गांधी जी ने खुद नमक का प्रोडक्शन करके, बनाकर तैयार करके वो कानून तोड़ा। बाय पिकिंग अप a handful of salt, he inaugurated the civil disobedience movement। फिर वो ऐसे मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर नमक ऐसे हाथ में उठाकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। इनाग्यूरेटेड मतलब वो बोलते हैं ना उद्घाटन, वो ओके, वो ऐसे रिबन काटते हैं, मतलब वो शुरुआत करते हैं उसकी। इनाग्यूरेटेड मतलब शुरुआत करना, ठीक है। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, ब्रोक मतलब तोड़ा, और यहाँ पर कोई वर्ड है क्या, कोस्ट मतलब समंदर किनारा, ओके। नेक्स्ट, दिस जर्नी ऑफ महात्मा गांधी इज नोन इन द हिस्ट्री एज द दांडी मार्च। यही इनकी जो दांडी, एक छोटे से गांव तक, साबरमती आश्रम से दांडी नाम के छोटे से गांव तक उनकी जो यात्रा थी, मार्च थी, उसे इंडियन हिस्ट्री में दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, देयर वेर मेनी लीडर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडियन टेरिटरी हु जॉइंड दिस फ्रीडम मूवमेंट। वेरियस मतलब अलग अलग, और टेरिटरी मतलब प्रदेश। तो इंडिया के अलग अलग प्रदेशों से ऐसे बहुत सारे लीडर्स सामने आए उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, हु वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, जॉइंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब कहाँ से कौन से लीडर ने गांधी जी का साथ दिया, ये देख रहे हैं हम। ये याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखो, किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आए थे, मतलब पाकिस्तान के साइड से आए थे, उस डायरेक्शन से। 13-year-old रानी गाइदिनलियू ऑफ मणिपुर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मतलब वो मणिपुर का जो छोटे छोटे स्टेट्स है, मतलब उस प्रदेश से रानी गाइदिनलियू, जो सिर्फ 13 ईयर की थी, ओके, वो आई थी। देन सी राजगोपालाचारी इन द साउथ ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट। साउथ इंडिया से सी राजगोपालाचारी इन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। दिस मूवमेंट टुक द शेप ऑफ अ नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन विच वुमेन ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। सो कुछ ही दिनों में ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो पूरे इंडिया भर फैल गई, जिसमें वुमेन भी शामिल थी, वुमेन भी शामिल हुई। यहाँ तक हम रीड करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप आइज क्लोज करके भी सुन सकते हैं ताकि आपका ध्यान मेरी आवाज़ पर रहे। This movement started with the Dandi March
on 12th March 1930. He started this famous march from Sabarmati Ashram along with 78 followers to Dandi, a small village on the Gujarat coast, to break the salt law. The law banned people from making salt in their homes. People were forced to buy salt from the British at high prices. On 6th April, Mahatma Gandhi broke the law by making salt. By picking up a handful of salt, he inaugurated the civil disobedience movement. This journey of Mahatma Gandhi is known in the history as the Dandi March. There were many leaders in various parts of the Indian territory who joined this freedom movement. Khan Abdul Ghaffar Khan, who was also known as Frontier Gandhi, joined from northwestern India. 13-year-old Rani Gaidin Liu of Manipur from the northeast and C. Rajgopalachari in the south also joined the movement. This movement took the shape of a nationwide civil disobedience movement in which women also actively participated. ओके, यहाँ तक रीड हो गया हमारा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर. दिस मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934. तो ये जो मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1934 तक चली. अब क्या आप बता सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? यस, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को और 1934 तक ये चली. महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ सेवरल अदर लीडर्स. सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हटाने के लिए, उसको कुचलने के लिए, बंद पाड़ने के लिए उसको गांधी जी को अरेस्ट किया गया. When the British found it difficult to handle this movement, they decided to introduce some reforms in India. फिर लेकिन गांधी जी को अरेस्ट करने के बावजूद भी जब ब्रिटिशों ने देखा कि ये जो मूवमेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, तब उन्होंने हम इंडियंस को प्रॉमिस किया कि हम अपने कानून में कुछ सुधार करेंगे, आपको कुछ सहूलियत देंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1935. और यही ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम में जो इंडिया के प्रति, जो मतलब इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें इंडियंस को कुछ मतलब सहूलियत देने के लिए नया कानून बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. दिस वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन एंड द कंक्लूजन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो किस पर आधारित था? साइमन कमीशन ने इंडिया में जगह जगह पर विजिट करके ये देखा था कि उसका जो उस टाइम का जो कानून था, एक्ट था, वो कैसे काम कर रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. फिर उसने ये सब विजिट देकर कुछ रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में उसने कुछ सुझाव सुझाए थे, कुछ रिफॉर्म्स सुझाए थे, और उसी के रिपोर्ट के आधार पर और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये इंग्लैंड में होती थी. कॉन्फ्रेंस मतलब एक प्रकार की मीटिंग, और राउंड टेबल मतलब वो इंग्लैंड में एक ऐसे गोल गोल टेबल होता था और चारों तरफ उसके ऐसे मेंबर्स बैठते थे. तो वहाँ पर कुछ इंडियन लीडर्स भी गए थे ये सुझाव देने के लिए कि इंग्लैंड का अभी इंडिया के प्रति कैसा मतलब शासन चाहिए, ये सुझाव देने के लिए. तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और
साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था। इट अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और इस कानून ने इंडियंस को क्या दिया, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दिया। मतलब वो अभी ऑफिसर्स वगैरह जो थे, ऑफिसर्स की पोस्ट पर अभी इंडियंस को भी अपॉइंट करने का उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसकी शुरुआत भी की थी। मतलब अपनी गवर्नमेंट में इंडियंस को भी उन्होंने शामिल करना शुरू किया था। बट इंडियंस वेर अनहैप्पी बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल पावर्स रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन इस सुधार से इंडियंस हैप्पी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स वगैरह कुछ हिस्से तक, कुछ हद तक इंडियंस को उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में हिस्सा दिया था, लेकिन जो रियल पावर था डिसीजन लेने का, फाइनल डिसीजन लेने का, वो ब्रिटिशों के पास ही था। इसलिए इंडियंस इस पार्टिसिपेशन से उतने सेटिस्फाइड नहीं थे। इंडियंस वांटेड पावर इन देयर ओन हैंड्स टू शेप देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर। और इंडियंस क्या चाहते थे कि पूरी गवर्नमेंट हमारे हाथ में आए, मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश का कानून हम चलाएंगे। कोई दूसरी बाहरी देश के लीडर्स आकर, मतलब कोई हमारी कंट्री बाहर के दूसरे कंट्री के अंडर काम नहीं करेगी, ऐसा वो चाहते थे। अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी अपने देश के लोगों की, वो सुधारने के लिए और अपना खुद का कानून लाने के लिए ऐसी ये इच्छा थी हमारे इंडियंस की। इतना रीड करते हैं। दिस मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934. Mahatma Gandhi was arrested along with several other leaders. When the British found it difficult to handle this movement, they decided to introduce some reforms in India. The Government of India Act was passed in 1935. This was based on the report of Simon Commission and the conclusion of the Round Table Conference. It allowed participation of Indians in the administration. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो प्रशासन। But Indians were unhappy because practically all powers remained in the hands of the British. Indians wanted power in their own hands to shape their economic and political future. अभी इंडिया क्या चाहती थी कि हमारा फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी अगली स्टेप्स क्या होगी, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन नीचे गई थी, डाउन हो गई थी, वो कैसे हमें उठाना है, मतलब कैसे लोगों को डेवलप करना है, उनकी इनकम बढ़ाना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो इनकी पूरी स्टेप्स वो हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश, हमारा विश्वास हो गया था, इंडियंस का विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश इंडियंस के फ़ायदे के बारे में तो सोचती नहीं है, वो अपना ही प्रॉफिट देखती है। ये सच बात थी। इसलिए इंडियंस क्या चाहते थे, पूरी गवर्नमेंट अपने हाथ में लाना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट मतलब छोड़ना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ब्रोक आउट मतलब शुरुआत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में हुई। द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडिया इनटू द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन लीडर्स। कंसेंट मतलब परमिशन या किसी को विश्वास में लेना। तो ब्रिटिश ने
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, बिना वजह मतलब इंडियन लीडर्स के साथ बिना डिस्कस किए इंडिया को उस वॉर में खींचा था। इंडिया अब हमारी तरफ से लड़ेगी, ऐसा उन्होंने खुद डिसाइड किया था। By 1942, the war took a serious turn and Indians demanded freedom. फिर 1942 में क्या हुआ, वॉर जो था उसने और भी भयंकर रूप धारण किया। मतलब वॉर कम होने की जगह और भी ज़्यादा विध्वंसकारी होने लगा। तब इंडियंस ने क्या किया कि हमें अभी इस वॉर में शामिल नहीं होना है, आपकी तरफ से आपकी साइड से नहीं लड़ना है, आप खुद लड़ो अपनी लड़ाई, अपना वॉर खुद लड़ो और हमें इंडिपेंडेंट कर दो। ऐसी डिमांड इंडियन लीडर्स ने रखी। On 8th August 1942, the Congress in its meeting at Bombay passed a resolution known as the Quit India Resolution. फिर ये रेजोल्यूशंस याद रखने हैं। इसके पहले कौन सा रेजोल्यूशन था, पूर्ण स्वराज का। अभी कौन सा रेजोल्यूशन है, बॉम्बे सेशन में या कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया। मतलब अभी हम अंग्रेज़ों को यहाँ इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा। ये कब पास किया गया, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया। इन दिस रेजोल्यूशन महात्मा गांधी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गेव अ कॉल टू हिज कंट्रीमैन टू डू और डाई फॉर इंडिपेंडेंस। इस रेजोल्यूशन में गांधी जी ने लोगों से अपील की कि ब्रिटिशों को कहा कि आप इंडिया से चले जाओ, हम अपना देश हम चलाना चाहते हैं, आप अभी इंडिया से चले जाओ। और लोगों को भी उन्होंने अपील की कि अभी आप क्या करो, अपने आज़ादी के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए करो या मरो। डू और डाई मतलब करो या मरो। On 9th August 1942, all the prominent leaders, including Mahatma Gandhi, Pandit Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, were arrested. फिर 8 अगस्त को उन्होंने क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास किया, राइट। और लोगों को बताया, अपने उस स्पीच में लोगों को बताया कि कोई भी मतलब इंडिपेंडेंस के लिए करो या मरो, डू और डाई। और ब्रिटिशों को भी चेतावनी दी कि आप यहाँ से चले जाओ। फिर दूसरे ही दिन, राइट ना, 9 अगस्त 1942, उसके दूसरे ही दिन क्या हुआ, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको अरेस्ट किया गया। ताकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि ये आग जो है इंडिपेंडेंस की वो पूरे इंडिया में फैले। वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। इससे क्या हुआ, वायलेंस मतलब हिंसा और थ्रू आउट मतलब पूरे देश में, पूरे कंट्री में हिंसा फैल गई। क्यों, क्योंकि ये जो लोगों के जो लीडर्स थे, ये मेन लीडर्स, उनको ब्रिटिशों ने अरेस्ट किया था। Several parallel governments were established in places like Balia, United Provinces and Satara, Maharashtra। और अभी इसके पहले भी, ब्रिटिशों के पहले भी हमारा जो देश था अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, राइट। मतलब हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट थी। वैसे ही इस रेजोल्यूशन के बाद, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बाद, इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे जगह पर उस प्रदेश की खुद की गवर्नमेंट तैयार की गई। मतलब उन्होंने अभी मान लिया था कि हम अभी ब्रिटिशों का कानून नहीं मानेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से 2 प्लेसेस पर गवर्नमेंट शुरू की गई थी, बलिया
यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब वो उत्तर प्रदेश में है ये यूनाइटेड प्रोविंस, वो उसको नाम दिया गया था यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो उस रीजन का बलिया और महाराष्ट्र का सातारा। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज was formed in 1943 by Subhash Chandra Bose to fight the British with the help of Japan। तो देखिए, जापान और ब्रिटिश, जापान और इंग्लैंड दो क्या थे, अलग अलग, मतलब एक दूसरे के खिलाफ थे उस वॉर में। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राइट। तो हमारा दुश्मन ब्रिटिश भी थे, इंग्लैंड भी थे, और इंग्लैंड का दुश्मन जापान भी था, मतलब हम दोनों इंग्लैंड के दुश्मन थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जापान की मदद से इंडिया को आज़ादी देने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी, या जिसे दूसरे शब्दों में आज़ाद हिंद फौज, ये उसकी शुरुआत की, ये स्थापन की 1943 में। याद रखना कौन सी आर्मी किसने शुरू की, ओके, ये भी आपको याद रखना है। द एम वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल थ्रू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, ऐसे एक साथ सोल्जर्स अचानक, मतलब ये करेंगे, अटैक करेंगे, या जिसमें खून, मतलब रेवोल्यूशन मतलब जिसमें खून बहता है, ऐसी लड़ाई। यहाँ पर रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि क्रांति, मतलब लड़कर, चाहे खून भी बहे तो भी चलेगा, ऐसी लड़ाई करके ब्रिटिशों की गवर्नमेंट को नेस्त नाबूद करके अपनी गवर्नमेंट लाना, ऐसा वो चाहते थे। इसे रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है, नहीं तो सोशल स्टडीज़ में रेवोल्यूशन का मतलब अलग होता है, ज्योग्राफी में, राइट, अर्थ की रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्रांति, ओके। सुभाष चंद्र बोस, who was popularly called नेताजी, gave the slogans जय हिंद और दिल्ली चलो to the people of India। जो हम हमेशा मतलब जय हिंद बोलते हैं ना अलग अलग प्रोग्राम्स में, तो और पुलिस भी एक दूसरे के साथ बात करते तो जय हिंद ही बोलते, वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह नहीं बोलते। आर्मी वाले भी नमस्ते नमस्कार वगैरह नहीं कहते, जय हिंद कहते अपने मतलब कोलिग्स के साथ उनको विश करते वक्त। तो ये नेताजी ने इसकी शुरुआत की थी। नेताजी मतलब कौन? सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने जय हिंद के साथ और कौन सी स्लोगन दी थी? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ओके। सो ये क्विट इंडिया मूवमेंट एक बार रीड करते हैं, आप ध्यान से सुनिए आइज़ क्लोज करके, और जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखें। The Second World War broke out in 1939. The British forced India into the war without the consent of the Indian leaders. By 1942, the war took a serious turn and Indians demanded freedom. On 8th August 1942, the Congress in its meeting at Bombay passed a resolution known as the Quit India Resolution. In this resolution, Mahatma Gandhi asked the British to quit India and gave a call to his countrymen to do or die for independence. On 9th August 1942, all the prominent leaders, including Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel, were arrested. Violence spread throughout the country. Several parallel governments were established in places like Balia and Satara, Balia, United Provinces, and Satara, Maharashtra. The Indian National Army or Azad Hind Fauj was formed in 1943 by Subhash Chandra Bose to fight the British with the help of Japan. The aim was to free India from the British rule through revolution. Subhash Chandra Bose
who was popularly called Netaji, gave the slogans Jai Hind and Dilli Chalo to the people of India. अब इन्फो पेबल देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स। ब्रिगेड्स मतलब टीम्स। ओके, अलग अलग टीम्स होती है आर्मी में, ठीक है। तो जैसे स्कूल में अलग अलग क्लासेस होते हैं या क्लासेस के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वैसे आर्मी में भी ऐसी ब्रिगेड्स होती है। तो इंडियन नेशनल आर्मी में 3 लड़ाकू ब्रिगेड्स थी। कौन कौन सी? सुभाष चंद्र बोस के नाम से, महात्मा गांधी इनके नाम से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से। अब नेक्स्ट थी ब्रिगेड रानी झांसी ब्रिगेड वॉज एन एक्सक्लूसिवली वुमेन्स फोर्स। और उनमें उनकी जो आर्मी में उनकी आर्मी थी उसमें वुमेन की भी एक ब्रिगेड थी। उनकी भी एक ऐसे ये वुमेन दिख रही ना यहाँ पर कुछ, तो वुमेन सोल्जर्स भी उसमें थे और उसका नाम था, वुमेन ब्रिगेड का नाम था रानी झांसी ब्रिगेड। एक्सक्लूसिवली मतलब स्पेशली वो वुमेन की फोर्स थी। फोर्स मतलब आर्मी की टीम, मतलब आर्मी। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी। ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, आप ध्यान से सुनिए। द ब्रिटिश दस फेस्ड अपोजिशन बोथ इन इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड। अपोजिशन मतलब विरोध, 10 मतलब इस प्रकार। तो बाहर से उन्होंने कैसे अपोजिशन फेस किया? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इन्होंने इंडिया को आज़ादी देने के लिए किसकी मदद ली थी? जापान की। तो जापान बाहर से वो जापान हमारी भी हेल्प कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब वो युद्ध हो रहा था ना, तो कुछ कंट्रीज़ इंग्लैंड के खिलाफ भी लड़ रही थी, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके कुछ दुश्मन बन गए थे। और इंडिया के अंदर भी इंडिया के जो लोग थे उनके साथ लड़ रहे थे। इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी और इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर भी दोनों जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो उन पर प्रेशर आ गया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर elections were held in England, after which the situation changed. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में क्या ली गई? इलेक्शंस ली गई। अभी तक क्या हो रहा था? जो क्वीन थी उसी के हाथ में पूरी गवर्नमेंट रहती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड ने डेमोक्रेसी का स्वीकार किया। डेमोक्रेसी मतलब लोग इलेक्शंस लड़ेंगे और लोग खुद ही वोटिंग करके अपने लीडर्स चुनेंगे। तो ऐसे इलेक्शंस लिए गए इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इससे क्या हो गई? पूरी सिचुएशन, इंग्लैंड की पूरा पॉलिटिक्स चेंज हो गया। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अब उस इलेक्शन में कौन जीते थे? द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली हैड नो ऑप्शन बट टू गिव इंडिया हर इंडिपेंडेंस। इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके मतलब विरोध, इंडिया के अंदर भी विरोध, ऐसे दो प्रेशर्स वो सह नहीं सके और ये उनके फ़ायदे का भी नहीं रहा था। इसलिए जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी इंडिया को आज़ाद कर देंगे। याद रखना किसने ऐसी घोषणा की? क्लेमेंट एटली। The Muslim League, headed by Muhammad Ali Jinnah, put forth its demand for the creation of Pakistan. तो मुस्लिम लीग ये स्पेशली इंडियन मुस्लिम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, और उनके मेन लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो उनका वो जो एरिया था ऊपर का, ऐसा कोई पाकिस्तान नहीं था पहले, ठीक है, पाकिस्तान नाम भी नहीं था। लेकिन जब इंडिया को आज़ादी देने की मतलब
टाइम पास आ रहा था, तब जो मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो ऊपर का पार्ट है वो मतलब वो नहीं, मुस्लिम लोगों का अलग देश चाहिए हमें, ऐसी डिमांड उन्होंने उनके सामने रखी, ब्रिटिशों के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय क्या है? एक पोस्ट है, जैसे गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पोस्ट्स होती है ना, तो वाइस रॉय एक भी पोस्ट थी उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट में। द वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन इंडियाज़ पार्टीशन। पार्टीशन पता है ना, जैसे रूम का पार्टीशन करते वैसे। तो ये जो इंडिया के वॉइस रॉय थे उस टाइम, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इंडिया के पार्टीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब वो उस काम में उन्होंने ये किया, मतलब जवाबदारी ली। एट लास्ट बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग अग्रीड ऑन इंडियाज़ पार्टीशन। फिर ये दोनों का जो विवाद था, कांग्रेस चाहती थी कि पूरा इंडिया हो, मतलब उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने सामने रखी थी, तो उस थोड़ा बहुत विरोध तो होना ही था, राइट। दोनों में थोड़ा झगड़ा, थोड़े छोटे मोटे विवाद तो होने वाले थे, तो उनके बीच जो ये किए थी, ओके, तो दोनों के बीच में सुलह करने का काम लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, दोनों को समझाने का काम, ठीक है, दोनों का झगड़ा सुलझाने का काम। नेक्स्ट, अ न्यू कंट्री वॉज बॉर्न ऑन द 14th August 1947 एंड वॉज कॉल्ड पाकिस्तान। और फिर 14 अगस्त 1947 को मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अपनी सहमति दर्शाई, पाकिस्तान को अलग करने के मुद्दे पर दोनों ने अपनी सहमति दिखाई। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम से एक अलग देश का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, इसलिए पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। देन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, और दूसरे दिन इंडिया को आज़ादी दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? न्यू इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो ये इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फिर से रीड करते हैं, आप आइज क्लोज करके सुनिए, मेन पॉइंट्स याद रखिए। द ब्रिटिश दस फेस्ड अपोजिशन बोथ इन इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड। Their position became weak. After the Second World War, elections were held in England, after which the situation changed. The British Prime Minister Clement Attlee had no option but to give India her independence. The Muslim League, headed by Muhammad Ali Jinnah, put forth its demand for the creation of Pakistan. The Viceroy of India, Lord Mountbatten, played a prominent role in India's partition. At last, both the Congress and the Muslim League agreed on India's partition. A new country was born on the 14th August 1947 and was called Pakistan. India became independent on 15th August 1947. Dr. Rajendra Prasad became India's first president and Pandit Jawaharlal Nehru became independent India's first prime minister. ओके, अब लास्ट एक थोड़ा बच्चा है वो भी कर लेते हैं, प्रोग्रेस माइलस्टोन। अब आपको यस और नो बताना है।
महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1918? नो, मुझसे पहले आंसर देना है आपको। नो। क्यों? क्योंकि 1915 में वो लौटे थे। महात्मा गांधी हैड नो फेथ इन अहिंसा। नो। क्यों? क्योंकि उनका फेथ था, अहिंसा में फेथ था। फेथ मतलब विश्वास। द सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज द खलीफा ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस। द मुस्लिम लीग वॉज हेडेड बाय मोहम्मद अली जिना। यस। ओके, आई होप चारों यस और नो आपके सही आए होंगे। इसका हम ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो एक्सरसाइजेस है, ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उनका भी वीडियोस हम बनाने वाले हैं, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। और एक बात फिर से मैं बताना भूल गया, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगे आसान भाषा में, जिन्हें देखकर आप घर में ही अच्छे से नवोदय की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं अभी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाय। सॉरी, वेट। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। मैं देखूंगा आप में से कौन कौन उसका आंसर देंगे। एक जनरल क्वेश्चन है, आपका नॉलेज चेक करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हैं। नवोदय, आप अगर नवोदय की एग्ज़ाम देने वाले हो तो कमेंट में नवोदय लिखो। अगर स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम देने वाले हो तो कमेंट में स्कॉलरशिप लिखो। और अगर आप दोनों दे रहे हो तो नवोदय एंड स्कॉलरशिप ऐसे कमेंट करो, ठीक है। उनके बारे में, उन एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा, तो आप कमेंट में लिख लीजिए। ओके, बाय। मैं देखूँगा, हर एक कमेंट में आपकी देखता हूँ, ठीक है। बाय।